Jai Hind UPSC aspirants. Welcome to the NSBIAC family. I am Abhishek. Aspirants, आज हम हमारा 5th डे जो है हमारा 4 पिलर इनिशिएटिव में फेज 1 चल रहा है अभी। इसमें हम ओरिएंटेशन कर रहे हैं। आपका ओरिएंटेशन यूपीएससी आपको जो प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन करना है वो कैसे करना है, किस तरह से करना है, ये कहाँ पे फोकस करना है, कौन से सब्जेक्ट्स को कितना अहमियत देना है, उसको के लिए कितना टाइम अलॉट करना है, ये समझने के लिए हमने पीवाईक्यूज के जरिए पहला हफ्ता ओरिएंटेशन फेज का जो स्टार्ट किया है। आज उसका 5th डे है। तो आज हम क्या करेंगे, जैसे अभी आपने देखा पहले दिन हमने बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चंस लिए पर उसके लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं रखा, 6-7 साल में से क्वेश्चन चूज किए। फिर सेकेंड डे पे हमने बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चंस बट 2024, 23 और 24 साल में जो आए थे ऐसे ही देखे। थर्ड डे में हमने क्या किया, बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चन बट 2022 और 21 साल में जो आए थे उन्हें देखा। फोर्थ में फिर हम बेसिक फैक्ट्स से आगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स की ओर चले गए कि कॉन्सेप्ट्स क्यों समझने चाहिए और उस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। पर हमने ये 2030 और 2024 साल के लिए देखा। आज हम 5th डे में जाएंगे जहाँ पे हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखेंगे। यूपीएससी बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम करती है ताकि आप कॉन्सेप्ट्स को कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। पर ये आज के जो क्वेश्चंस है वो हमने 2021 और 2022 के प्रीलिम्स में जो यूपीएससी ने पूछे थे उसमें से डिराइव किए हैं। शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड है और हिस्ट्री से मिडिवल इंडिया से रिलेटेड है। हमने एंशंट और मॉडर्न पहले देखा था, आज मिडिवल इंडिया से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं। एस्पिरेंट्स, यूपीएससी हमेशा से ही चोला एम्पायर हो या फिर विजयनगर एम्पायर हो, इन दो एम्पायर्स पे क्वेश्चंस पूछती है हर साल। लगभग दोनों में से किसी ना किसी एम्पायर पे क्वेश्चन है, कई साल दोनों एम्पायर्स पे क्वेश्चन है। 2021 में विजयनगर एम्पायर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन का कंटेंट था इट इज वेरी यूनिक द विजयनगर एम्पायर। तो क्वेश्चन क्या था, उन्होंने पूछा, एक पोर्चुगीज राइटर थे, जैसे मैंने कहा ये विजयनगर एम्पायर मिडिवल इंडिया का टाइम फ्रेम है और जब तक काफी सारे यूरोपियंस इंडिया में आ चुके थे, नॉट एज कॉलोनाइजर बट अलग अलग वजह से यूरोपियंस यूज्ड टू विजिट इंडिया। उसमें से एक राइटर थे पोर्चुगीज जिन्होंने विजयनगर एम्पायर को विजिट किया था और उन्होंने विजयनगर एम्पायर में महिलाओं के स्टेटस के बारे में, महिलाओं के समाज में कंट्रीब्यूशन के बारे में कुछ काफी इंटरेस्टिंग चीजें लिखी थी। तो वो कौन से एरियाज में महिलाओं ने कंट्रीब्यूशन लिखा था इस राइटर के हिसाब से, उस पे क्वेश्चन पूछा। महिलाओं का कंट्रीब्यूशन क्या रेसलिंग में था, एस्ट्रोलॉजी में था, काउंटिंग में था या सूट सेइंग में था, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस उन्होंने पूछे गए। तो आपको में से चूज करना था। अब देखिए जब आप विजयनगर एम्पायर पढ़ते हैं ना, तो द रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इज एन कैरेक्टरिस्टिक फीचर। मतलब ये जब भी आप बेसिक किसी सोर्स में से भी, एनसीईआरटी में से भी पढ़ते हो, विजयनगर एम्पायर में रोल ऑफ वुमेन वाज क्वाइट बिगर, वाज क्वाइट लार्ज। इसीलिए ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया। आपको इस क्वेश्चन में से सीख लेनी है। अब आंसर तो आपको टेलीग्राम पे मिल गया होगा, आप मुझे चलो आंसर कमेंट सेक्शन में बोलिए। पर क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है, आपको इसमें से व्हाट शुड यू लर्न आउट ऑफ दिस क्वेश्चन, लर्न करना है आपको। पहला, जब भी आप कोई ऐसी यूनिक चीज देखे, क्योंकि देखिए हिस्ट्री में कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन या रोल ऑफ वुमेन डिस्कस होता है और भी प्रोमिनेंटली कुछ एम्पायर्स के या कुछ टाइम फ्रेम में काफी प्रोमिनेंटली डिस्कस होता है। तो ये या तो ऐसे कोई यूनिक चीजें अगर हम किसी एम्पायर के बारे में देख रहे हैं, वाइक्यूज में देख रहे हैं या उस एम्पायर के बारे में पढ़ते समय देख रहे हैं, उस बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लीजिए। विमेन एम्पावरमेंट वाज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ नॉट जस्ट विजयनगर एम्पायर। जब हम मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं, रोल ऑफ वुमेन इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट फीचर इन इंडियाज नेशनल मूवमेंट। जब मूवमेंट पॉपुलर हुआ, जब मूवमेंट मासेस में चला गया था, तो रोल ऑफ वुमेन, रोल ऑफ स्टूडेंट, रोल ऑफ लेबर्स, लेबर यूनियंस काफी प्रोमिनेंट था। वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हर एक एम्पायर में या हर एक टाइम फ्रेम में होते हैं, उसे अच्छे से देख लीजिए। 2021 में क्वेश्चन आया था, तो ऐसे
इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन 2023 में पूछे, 2024 में पूछे, हो सकता है ऐसा कोई और यूनिक क्वेश्चन 2025 में पूछ ले। इन चीजों के ऊपर ध्यान रखिए। इसलिए मैंने ये मिडिवल इंडिया में से क्वेश्चन आज यहाँ पे लिया था। आगे बढ़ते हैं। एस्पिरेंट्स, हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, इट इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में जैसे हमने ओरिएंटेशन लेक्चर में देखा था, तीन कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने, एक जो होता है इकोलॉजी, एक जो होता है बायोडाइवर्सिटी, और एक जो होता है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, मतलब जिसमें आप पोल्यूशन वगैरह देखते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था कि इंडियन लॉज, विथ रेफरेंस टू इंडियन लॉज अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये 2022 का क्वेश्चन था। उन्होंने क्या पूछा था, वाइल्ड एनिमल्स आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट, क्या ये सही है या गलत है? When wildlife animal is declared protected, such animals is entitled for equal protection, whether found in protected areas or outside। मतलब जैसे अगर कोई नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अगर किसी एनिमल को, मानो अगर टाइगर को हमने प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर दिया है, टाइगर का प्रोटेक्शन स्टेटस एक नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाउंड्री के अंदर, और जहाँ पे ऐसा कोई प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर्ड नहीं है, जैसे शहर है, कोई भी सिटी हो या गांव हो या खेत हो या कोई अदर लैंड हो, तो ऐसे लैंड्स में क्या ये प्रोटेक्शन सिमिलर नेचर का होता है? इसके ऊपर ये स्टेटमेंट था। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, एप्रीहेंशन ऑफ अ प्रोटेक्टेड वाइल्ड एनिमल कमिंग अ डेंजर टू ह्यूमन लाइफ इज सफिशिएंट ग्राउंड्स फॉर इट्स कैप्चर एंड किलिंग। मतलब किसी भी वाइल्ड एनिमल का, वन्य जीव का, ह्यूमंस के लिए, इंसानों के लिए किसी न किसी तरह से अगर खतरा उत्पन्न होता है, ये सिर्फ एक ही ग्राउंड काफी है कि हम उन्हें पकड़ ले या तो उन्हें मार डाले। ये तीन स्टेटमेंट्स थे। अब देखो इसमें से क्या आपको सीखना है, ये फैक्ट्स है कि नहीं, ये अलग बात है, ये थोड़ा बहुत फैक्चुअल भी है। फैक्ट्स अगर आप याद भी नहीं रखते, पर अगर आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझ आता, इसे आप आराम से ऑप्शंस देख आप एलिमिनेट भी कर सकते थे या सीधा करेक्ट ऑप्शन की ओर भी जा सकते थे। क्योंकि होता क्या है कि हर एक की प्रोसीजर हम प्रोटेक्टेड एरिया जब पढ़ते हैं, चाहे बायोस्फीयर रिजर्व हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो, नेशनल पार्क्स हो, उनमें हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। कॉन्सेप्ट डिस्कस करते वक्त जैसे टाइप 1 शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 2 है, शेड्यूल 3 है, शेड्यूल 4 है, शेड्यूल 5, ये शेड्यूल्स डिस्कस करते हैं और कौन सा एनिमल कौन से कैटेगरी में क्यों डाला गया, ये कॉन्सेप्ट चेक। जब हम बेसिक करते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि वाइल्ड एनिमल्स किसकी प्रॉपर्टी है, इज इट सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट? इंडिया में ऐसा है क्या? तो आप कमेंट सेक्शन में बोलो। दूसरा, अगर वाइल्ड लाइफ एनिमल की नेशनल पार्क और नहीं है तो उसका प्रोटेक्शन सेम है क्या? ये आपको कब समझ में आएगा, अगर आप पीवाईक्यूज पढ़ते तो प्रोटेक्शन कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज में क्या क्या है, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किस डिग्री का प्रोटेक्शन है, नेशनल पार्क में किस डिग्री का है, बायोस्फीयर रिजर्व में किस डिग्री का है, और रिजर्व फॉरेस्ट में किस डिग्री का है। इसके ऊपर 2011-12 में क्वेश्चंस आए हैं। पीवाईक्यू से भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता और ये स्टेटमेंट पढ़ के भी आप सही आंसर बोल सकते। अब क्योंकि ये आंसर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हालांकि अपने टेलीग्राम में इसका आंसर देखा है, पर चलो कमेंट सेक्शन में बोलो इसमें से आप इसे अप्रोच कैसे करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द अबव इज करेक्ट। तो इसका आप अप्रोच कैसे करेंगे ये आपको जरूरी है। इसका आंसर भी काफी इंटरेस्टिंग है। ये आंसर आपको यूपीएससी ने ऑलरेडी ऑफिशियल आंसर कीज में दिया है। तो इसमें से आपको क्या सीखना है कि जब भी आप एनवायरमेंट पढ़ो, गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ एरियाज वेयर यूपीएससी इज आस्किंग क्वेश्चंस, नॉट जस्ट फॉर फैक्ट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंटली फॉर कॉन्सेप्ट्स एज वेल। एक रिसेंट एग्जांपल मैंने लिया, जैसे फॉर एग्जांपल बायोडाइवर्सिटी आप पढ़ते ही हो, एक इंटरेस्टिंग एरिया और एक इम्पोर्टेंट एरिया है एग्जामिनेशन की पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आप सारे नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये सब पढ़ते हो। ये सब पढ़ते समय उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को मत भूलिएगा। देखो क्वेश्चन आया है, अभी 2022 में ही आया है, तो जब आप 25 के लिए पढ़ रहे हो तो डू नॉट फॉरगेट कॉन्सेप्ट्स इन दिस टॉपिक एज वेल। और ऐसे ही बाकी टॉपिक्स में, ये तीनों टॉपिक्स में भी कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स, और कॉन्सेप्ट ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आप पढ़ रहे हो तो क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, उसमें आपको इसका आंसर मिल जाता था।
पर कभी कभार क्या होता है, हम वो पढ़ना भूल जाते हैं या पढ़ते हैं उसे रिवाइज करना भूल जाते हैं, समझने की उतनी हम कोशिश नहीं करते। से इसे निग्लेक्ट मत करिए ऐसी चीजों को, और उसे अपने स्टडीज में प्रिपरेशन में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एस्पिरेंट्स, हमारा थर्ड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू हिस्ट्री। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इसका आंसर कर पाना थोड़ा मुश्किल था, पर अगर आप कॉन्सेप्चुअली अच्छे से आपने पढ़ा होगा, चाहे मिडिवल इंडिया भी पढ़ा होगा, तो आप इसका आंसर कर सकते थे। मतलब वो रिस्क आप ले सकते थे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। क्वेश्चन क्या पूछा था, देखिए क्लियरली लिखा है मिडिवल इंडिया। जैसे मैंने इस लेक्चर में पहले सवाल में ही बोला था कि मिडिवल इंडिया पे आज हम थोड़ा सा स्ट्रेस दे रहे हैं, क्योंकि एंशिएंट देखा है हमने एग्जांपल्स, मॉडर्न देखे, मिडिवल कहीं छूट ना जाए। एक इंपॉर्टेंट एरिया है जिसमें से क्वेश्चन, अब 2-3 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, इसीलिए क्वेश्चन आज हमने उस पर फोकस किया है। With reference to medieval India, which one of the following is the correct sequence? क्या पूछा है, correct sequence in ascending order। ascending मतलब क्या, छोटे से बड़ा होना। descending मतलब क्या, बड़े से छोटा होना। तो छोटे से बड़े ऑर्डर में आपको पूछा था इसको अरेंज कैसे करना है, इसमें से सही सीक्वेंस कौन सा है। परगना, सरकार, सूबा। देखो ऑल ऑफ दीज आर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। जैसे हमारे देश में होता है ना, देश होता है, कंट्री होता है, फिर कंट्री में स्टेट जिसे हम प्रोविंस कहते हैं, प्रोविंस होता है, स्टेट के अंदर या प्रोविंस के अंदर फिर डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर सब डिवीजन होता है, सब डिवीजन के अंदर तहसील होता है, तालुका होता है। तो इसी तरह से क्वेश्चन था, ये सीक्वेंस आपको तालुका से लेके प्रोविंस तक का उन्होंने पूछा था, और इसमें से आपको आंसर देना था। अब मैं आपको इसका आंसर डेलिबरेटली नहीं बताऊंगा, क्यों, कि ये पीवाईक्यू आपको अच्छे से पढ़ना है। टेलीग्राम में आपने सही आंसर दिया है या नहीं दिया है वो बात अलग है, पर इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से पढ़िए कि मिडिवल में पॉलिटिकल हिस्ट्री में ऐसी ऑलरेडी 2-3 साल से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रही है। होता क्या है, मिडिवल में जनरली हम कल्चरल एस्पेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, पर गए कुछ सालों में यूपीएससी इज फोकसिंग ऑन पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री। फिर वो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन हो, फिर अभी जैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, या और जैसे फॉर्मेशन ऑफ फोर्सेस हो, इन सब पे वो क्वेश्चंस पूछ रही है। इसलिए आपको हर एक ऑप्शन को, परगना क्या है, सरकार क्या है, सूबा क्या है, इसे आपको समझना है। मैंने क्या पूछा है, असेंडिंग ऑर्डर, तो सूबा कहाँ होना चाहिए, लॉजिकल है। हमारे आज के डिस्कोर्स में भी, करंट में भी हम एक स्टेट के बारे में स्पेशली सूबा करके उसे बोलते हैं। तो मैंने ऑलरेडी आपको हिंट दे दिया है कि आंसर क्या होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप इस हर एक जो टर्मिनोलॉजीज दिए हैं, हर एक जो एक स्टेटस है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का, उसे अच्छे से डिटेल्ड में पढ़िए। इस पे 2025 में क्वेश्चन आने के चांसेस है, बिल्कुल है। करंट में भी कुछ डिस्कशन इससे रिलेटेड हुई थी, इसलिए आप अच्छे से इसे पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। एस्पिरेंट्स, अगला हमारा क्वेश्चन 4 इज रिलेटेड टू इकोनॉमी। इकोनॉमी में एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी में भी डिस्कस किया गया है, और ये बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। इससे रिलेटेड इकोनॉमिक सर्वे में हर साल आपको डिस्कशन मिलता है। लगभग लगभग आधा चैप्टर इकोनॉमिक सर्वे का इसी पे आता है। इट इज रिलेटेड टू द एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट बहुत जरूरी है दोस्तों। आप हर रोज डॉलर हो चाहे रुपी हो, इससे रिलेटेड एक्सचेंज रेट्स के बारे में न्यूज देखते हैं। अभी हाल ही में डॉलर के कंपैरिजन में रुपी थोड़ा सा वीक हुआ है, ऐसे न्यूज आते रहते हैं। उसी से रिलेटेड एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, देखिए दिस वाज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन डिजाइन बाय यूपीएससी बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज रेट। और सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं पूछा था, एक्सचेंज रेट में अगर कुछ बदलाव होते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होता है, इसके ऊपर पूछा था। तो क्वेश्चन बड़ा सही था ये। लगभग लगभग 12 साल बाद ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, पर अगर किसी ने पीवाईक्यू करा होगा अच्छे से तो ये क्वेश्चन उस साल अगर कोई अटेम्प्ट कर रहा होगा, उन्हें आसानी से अटेम्प्ट हो गया था।
मेरा एक स्टूडेंट था जिसने ये क्वेश्चन काफी अच्छे से अटेम्प्ट किया था, क्योंकि मैंने उस स्टूडेंट को कहा था पीवाईक्यूज अच्छे से करो, और ऑलमोस्ट 50% ऑफ हिज टाइम ही हैड devoted for studying PYQs. तो he had solved this within a minute. तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल था. An increase in nominal effective exchange rate indicates the appreciation of rupee. दूसरा स्टेटमेंट था, उन्होंने यही पूछा था बट रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के बारे में पूछा था, एंड इंप्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस. और चौथा क्या था, एन इंक्रीजिंग ट्रेड इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, महंगाई जिसे कहते हैं घरेलू महंगाई, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिलेटिव टू इन्फ्लेशन इन अदर कंट्रीज इज लाइकली टू कॉज एन इंक्रीजिंग डाइवर्जेंस बिटवीन ये दो कॉन्सेप्ट, नॉमिनल इफेक्टिव और रियल इफेक्टिव. अब इसका आंसर आपको पढ़ना है. हालांकि टेलीग्राम में उसका आंसर आपको मिल चुका है, पर ये देखिए ऑप्शंस को देखिए, यूपीएससी ने किस तरह से ऑप्शन डिजाइन करे और किस तरह से स्टेटमेंट्स डिजाइन करिए. दोस्तों ये कॉन्सेप्ट और उसके इम्प्लीकेशंस या उसके इफेक्ट क्या होते हैं डे टू डे लाइफ में, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस था, एनसीईआरटी से ही पूछा था. जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो स्पेशली इकोनॉमिक्स में बैंकिंग में भी मॉनेटरी पॉलिसी, फिर एक्सचेंज रेट या जिसे हम ट्रेड और उससे रिलेटेड जो भी चीजें है, मनी, इन्फ्लेशन, ये कुछ जो टॉपिक्स है इससे रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट्स बहुत समझने बहुत ही ज्यादा जरूरी है. क्या होता है टॉपिक्स में हम फैक्ट्स की ओर ज्यादा हमारा झुकाव होता है, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स हमेशा से ही करंट न्यूज में या करंट अफेयर्स में डिस्कस होते हैं, और हम कॉन्सेप्ट्स को भूल जाते हैं फैक्ट्स पे ज्यादा फोकस करते समय. तो अभी देखिए आई एम हाईलाइटिंग दिस टू यू, ऑल दीज टॉपिक्स स्पेशली इन इकोनॉमिक्स में जो कोर इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, वो भी मैक्रो इकोनॉमी से रिलेटेड, उस पे अब आपको कॉन्सेप्ट फोकस करना है कि सिर्फ ये 2022 का क्वेश्चन नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस आप इसमें भी पाओगे, ऐसे क्वेश्चंस आप 24 में भी पाते हो. इसका मतलब है ऐसे क्वेश्चंस आप इसमें भी आपको आना तय है. फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स. आगे बढ़ते हैं. अगेन हम 2022 का ये क्वेश्चन देखते हैं और इकोनॉमिक्स में से ही देखते हैं. दोस्तों क्वेश्चन ना डायरेक्टली आप कंपनी के बारे में अगर नहीं भी जानते होगे तो भी आप सॉल्व कर सकते हो. बहुत सिंपल था. आप जब भी बजट पढ़ते हो आप क्या करते हो, दो एक्सपेंडिचर्स के बारे में पढ़ते हो, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर. ये दो टाइप्स के एक्सपेंडिचर के बारे में आप पढ़ते ही पढ़ते हो जब आप बजट पढ़ते हो. तो उन्होंने क्या हुआ था, हम ये जनरली पब्लिक अकाउंट्स मतलब जो पब्लिक फाइनेंस होता है उसके कंटेक्स्ट में, जो सरकारी फाइनेंसिंग होता है उसके कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं, या सरकारी बजट होता है उसके कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं. अब यूपीएससी ने क्या किया, आपको एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों एक्सपेंडिचर्स के बारे में जानने के लिए उसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर का थीम उठाया, सरकार की जगह उसे एक कंपनी, चाहे वो सरकारी कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, या कोई भी अदर ऑर्गेनाइजेशन हो, ट्रस्ट भी हो, उससे रिलेटेड पूछ लिया. क्या पूछा, एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजीज कैपिटल एक्सपेंडिचर. डेब्ट फाइनेंसिंग मतलब कर्ज का जो फाइनेंसिंग आप करते हो इज कंसिडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, व्हाइल इक्विटी फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता भी होते, चाहे पब्लिक अकाउंट से रिलेटेड भी पता होते, आप आसानी से इसे सॉल्व कर पाते. जैसे मैंने कहा ये कोर इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस इज पार्ट ऑफ कोर इकोनॉमिक्स. गवर्नमेंट बजटिंग आपके मेंस के जनरल स्टडीज में सिलेबस में डायरेक्टली वर्ड मेंशन किया, क्या, गवर्नमेंट बजटिंग. बजटिंग में आप ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से डिस्कस करते हो. तो अगेन एक क्वेश्चन जैसे रिसेंटली ही पूछा गया, और कॉन्सेप्ट का इम्प्लीकेशन के बारे में ये रिलेशन था. तो आपको कॉन्सेप्ट क्या समझा है क्या नहीं समझा, और उसको आप अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये चेक करने के लिए यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था. इस साल भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इनमें close eye on this type of topics while you study economics. ठीक है, इसे आप अच्छे से पढ़िएगा. आगे बढ़ते हैं. एस्पिरेंट्स अगेन इकोनॉमिक्स पे हमने फोकस किया है, क्योंकि इकोनॉमिक्स और कॉन्सेप्ट्स, these two are inseparable.
इकोनॉमिक्स में सिर्फ फैक्ट से काम नहीं चलता, आपको कॉन्सेप्ट भी पता होने चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन करंट अफेयर्स में इकोनॉमिक्स का एप्लीकेशन इतना ज्यादा है कि आपको कॉन्सेप्ट्स अगर समझ में नहीं आते तो करंट अफेयर्स भी समझना मुश्किल होता है। तो सरकार ने एक्सपेंडिचर बढ़ाया या घटाया, आरबीआई ने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट बढ़ाया या घटाया, ये सब समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट समझने पड़ते हैं। इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट हो, बाकी इन्वेस्टमेंट्स के कॉन्सेप्ट हो, ये समझना बहुत जरूरी होता है। तो ये क्वेश्चन क्या था देखिए, इन्फ्लेशन से रिलेटेड था। इन्फ्लेशन इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। महंगाई अगर लोगों के लिए जरूरी है तो उस पर एक्शन लेना गवर्नमेंट के लिए भी उतना ही जरूरी होता है। इसीलिए हर साल यूपीएससी में आप इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते ही देखते हो। इनफैक्ट आरबीआई के सारे एक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन उसके बारे में ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछे गए। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मॉनेटरी पॉलिसीज में इन्फ्लेशन एक बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न होता है। इसके ऊपर बेस्ड आरबीआई काफी सारे डिसीजंस हर मॉनेटरी पॉलिसी में लेती रहती है। तो इन्फ्लेशन से क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक्सपेंशनरी मतलब गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है, फिस्कल स्टिमुलस, फिस्कल मतलब रिलेटेड टू मनी, स्टिमुलस मतलब हर एक तरह से आप उसे मदद कर रहे हो, उसे एनहांस कर रहे हो। इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस मतलब जो पगार या सैलरीज मिलती है उसको इन्फ्लेशन से रिलेट आप करते हो। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो सैलरीज में उस तरह से जैसे महंगाई का भत्ता होता है, राइट। तो ऐसे सारी चीजें हैं। परचेसिंग पावर, राइजिंग इंटरेस्ट रेट। अब पूछा गया था क्या, डिमांड पुल इन्फ्लेशन मतलब कहीं से डिमांड घट रहा है या बढ़ रहा है, और मतलब यहाँ पे वह सप्लाई हो रहा है, इससे रिलेटेड जो इन्फ्लेशन होता है। बेसिक एग्जांपल होता है आपका फूड इन्फ्लेशन। तो इसके अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। 2021 में क्यों पूछा गया था, कोविड का टाइम था, डिमांड पुल काफी इफेक्ट हुआ था। तो करंट अफेयर्स का एक कॉन्सेप्चुअल रूटिंग में यूपीएससी ने कैसे फ्रेम किया क्वेश्चन, इसका एक क्लासिक एग्जांपल है। इस एग्जांपल आप अच्छे से पढ़िए, समझिए, और आप जब आपका प्रिपरेशन कर रहे हो इकोनॉमिक्स का, इसे अप्लाई करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एस्पिरेंट्स, हमारा 7th क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। एक काफी अच्छा क्वेश्चन था ब्लू कार्बन के बारे में। अब ऐसे हो सकता था कि उस साल जिसने एग्जाम दिया हो उन्हें ब्लू कार्बन पता हो या ना भी पता हो, अगर कॉन्सेप्ट उन्हें पता होता कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का, जो पढ़ते ही पढ़ते आप एनवायरनमेंट में कोई भी सोर्स लीजिए, आपका शंकर आईएएस लीजिए या एनसीईआरटी लीजिए या गवर्नमेंट के इकोनॉमिक सर्वेज लीजिए, इंटरनेट से आप पढ़ रहे हो, कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, आप कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्लाइमेट चेंज में या क्लाइमेट एक्शंस में पढ़ते ही है। अगर आपको ये भी कॉन्सेप्ट पता होता तो आपको इसका आंसर आसानी से मिल जाता। एक लॉजिकल क्वेश्चन भी था, पर अगर कॉन्सेप्ट पता होता तो तुरंत आप ये तीनों को एलिमिनेट करते और जो सही आंसर है उसे टिक मार्क कर देते, उसे मार्क कर देते, क्योंकि कॉन्सेप्ट में ये बहुत रूटेड था। कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशंस एंड कोस्टल इकोसिस्टम्स। अब बच्चे लॉजिकल अप्रोच पे जो जाते हैं तो वो शायद कोस्टल इकोसिस्टम्स में फंसने की उनकी संभावना ज्यादा थी। पर अगर उन्हें कॉन्सेप्ट पता होता कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का, कोस्टल इकोसिस्टम्स आर आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कार्बन सिक्वेस्टरिंग इकोसिस्टम्स, ये उन्हें पता चल जाता। ठीक है, तो एनवायरनमेंट जब पढ़ते हो, ये बेसिक हमने जो 3 कैटेगराइजेशन एनवायरनमेंट में करी थी उससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमारा 8th क्वेश्चन है, इज रिलेटेड टू अगेन अ कॉन्सेप्ट, बट दिस टाइम अ कॉन्सेप्ट फ्रॉम ज्योग्राफी। हालांकि इसी तरह का क्वेश्चन ये 22 में पूछा था, इसी तरह का क्वेश्चन 2-3 साल पहले पूछा गया था। बहुत ही आसान सवाल था। आप जो जनरल ज्योग्राफी पढ़ते हो जहाँ पे लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड, अर्थ के एक्सिस, अर्थ उस सब के बारे में पढ़ते हो, वहां पे इसका आंसर था इक्विनॉक्स है, या फिर बोलिए क्या है, एक इक्विनॉक्स और इससे रिलेटेड क्या है, कमेंट सेक्शन में बोलिए। एक इंटरेस्टिंग टर्म है सोलिस्टाइस। तो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। ये ज्योग्राफी के हर एक, चाहे जीसी लियोंग पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, सब में डिस्कस किया है। उसका बस आपको उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन कैसे है, इससे पहले भी एप्लीकेशन पूछा था, इसमें भी पूछा, 2024 के साल में भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है। ये रिपीट होता है, इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, शायद 2025 में इससे रिलेटेड ही कुछ आ जाए, आपको आसानी से 2 मार्क्स मिल सकते हैं। क्या पूछा था, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली ऑकर्स इन द, अब इसका डेट क्या है,
21st ऑफ जून, लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये क्या, और 22nd ऑफ दिसंबर क्या है, शॉर्टेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन के मूवमेंट के हिसाब से। अब ये पूछा था 21st ऑफ जून इनमें से किस में आता है, आपको या तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से हैं, इक्विनॉक्स क्या है, इक्विनॉक्स के दो डेट्स कौन से हैं, सोलिस्टाइस मतलब एक्सट्रीम में दो डेट कौन से, मैंने ये दी थी, इक्विनॉक्स के दो डेट्स कौन से, एक सितंबर में आता है, एक मार्च में आता है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, कोई आंसर पता चलता अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होता। तो देखिए ज्योग्राफी के इनिशियल, जिसे हम जनरल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हैं, ओशनोग्राफी पढ़ते हैं, रिसोर्सेज पढ़ते हैं और जनरल ज्योग्राफी भूल जाते हैं। जनरल ज्योग्राफी यूपीएससी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछती आ रही है, 15 साल पहले भी पूछती थी, 10 साल पहले भी पूछती है और प्रेजेंटली भी कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन पूछती है। इसीलिए आप कॉन्सेप्ट जनरल ज्योग्राफी भी अच्छे से करिए। आगे बढ़ते हैं। एस्पिरेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, और आप इसे बायोलॉजी का भी कंसीडर कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी में है क्योंकि बायोलॉजी में भी आप प्लांट और एनिमल लाइफ पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था बड़ा आसान क्वेश्चन सा, आसान सा ये क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था कि कुछ ऑर्गेनिजम्स की इन्होंने नाम दिए थे, वो ऑर्गेनिजम्स उनका क्या काम है वो पूछे थे। अब देखिए ऑर्गेनिजम्स पे एक आप वैसे गो थ्रू करिए, इनमें से पूछा क्या था, ये इकोलॉजी में आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, इकोसिस्टम होते हैं ना, तो इकोसिस्टम्स में रोल ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स होती है, जैसे डिकम्पोजर्स है, डेट्रीवोरस है, तो ये एक डेट्रीवोर्स करके कॉन्सेप्ट, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स है, प्राइमरी कंज्यूमर्स है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स है। प्राइमरी क्या होता है, प्रोड्यूसर कौन है, ग्रीन प्लांट्स, क्लोरोफिल वाले, फिर होता है प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ऐसे ही एक ऑर्गेनिज्म होते हैं डिकम्पोजर और एक डेट्रीवोर्स। तो ये नाम दिए थे और इसमें से आपको आंसर ढूंढना था। अब देखिए कॉन्सेप्ट अगर डेट्रीवोर्स का पता होता तो एक नाम तो आपको आसानी से पता था। अब मैं बोल देता हूँ ये क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड मैटर पे सर्वाइव करते हैं, जिनका प्राइमरी फूड जो कंजम्पशन होता है वो डेड मैटर होता है, चाहे डेड लीव्स हो, डेड एनिमल्स हो, जो जो भी हो, डेड मैटर होता था। एक आपको पता चलता है आंसर ये, तो आप क्या करते हैं, एक इसमें से जाते हैं। अब आप क्या करते हैं, जेलीफिश उसमें है क्या, अगर आपको ऐसे लगता है जेलीफिश नहीं है, आप इसको एलिमिनेट करते हैं, या फिर आपको इसमें से कोई और एलिमिनेट करते हैं, वुडलाइस, वुडलाइस है क्या, वुडलाइस क्या होते हैं, चलो बोलो कमेंट सेक्शन में, तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी देख सकते थे, और ये काफी हमारे रोज आजू बाजू वाले ऑर्गेनिजम्स है। चलो माना ये तीन हमारे गिर्द नहीं रहते, पर पहला और पांचवा तो रहता है, तो ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें फर्स्ट और फिफ्थ भी है, जेलीफिश नहीं था, ऑप्शन सी। अगर एक कॉन्सेप्ट होता तो आपको चाहे जेलीफिश या ये ना पता हो, ये ना पता हो, तो भी आप एलिमिनेशन कर सकते थे, क्योंकि आपको पता है अर्थवर्म फॉर श्योर है, वुडलाइस फॉर श्योर है। पता है क्योंकि हमें इनके रोल्स, इनके फंक्शंस हमारे आजू बाजू होने के कारण आपने देखा है इनको एक्शन ऑन डे टू डे बेसिस, आपको ये कॉन्सेप्ट सही से पता था, इसीलिए आप सॉल्व कर पाते थे। 2021 में पूछा गया था, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, तो 2025 में भी आने की संभावना है, इसे अच्छे से कर लीजिए, इसमें ऑर्गेनिज्म भी अच्छे से देख लीजिए और ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से पढ़ लीजिए, ये इकोसिस्टम में इनिशियल फेज में ही आप डिस्कस करते हो। आगे बढ़ते हैं। एस्पिरेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे अच्छे से समझ रहे होंगे, और आप कैप में क्या है, हमने सारे कॉन्सेप्ट देखे, कॉन्सेप्ट बेसिक है, चाहे इकोनॉमिक्स का हो, एनवायरनमेंट का हो, हमने आज 22 और 23 का पेपर लिया, 22 और 21 का क्वेश्चन पेपर लिया था, 23 और 24 में भी यही था। हमें इससे सीख लेनी है, हमें तो जनरल स्टडीज में सातों के सातों सब्जेक्ट्स है, करंट अफेयर से लेके जनरल साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी तक, सातों के सातों सब्जेक्ट्स में बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है। बेसिक फैक्ट्स हमने देखे थे, वैसे बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए, इन दोनों को मिला के 18 से 20 क्वेश्चंस आराम से बनते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चंस, 6 to 40 मार्क्स। नेगेटिव तो अलग ही छोड़ दीजिए उसे, वो उसका तो हम कैलकुलेशन नहीं ले रहे, सिर्फ हम उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे देखें तो इतना बड़ा वैल्यू 100 मार्क्स में से कम होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आप जानते हैं, बेसिक फैक्ट, अगर आप एक क्वेश्चन पेपर को आइडियली देखें तो अराउंड 65 to 70 क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ इस पे से, करंट अफेयर्स से रिलेट कर देते हैं,
इंटरडिसिप्लिनरी कर देते हैं, इसीलिए इट इज इम्पोर्टेंट। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेक्चर में से, इस इन 10 क्वेश्चंस में से आपके प्रिपरेशन के लिए अच्छे टेक अवेज ले लें। तो एस्पिरेंट्स, आज हमारा 5th डे कंप्लीट होता है। आई होप कि आप इन 5 दिनों से कुछ ओरिएंटेशन अच्छे से सीख ले और इसके आने वाले जो अपना प्रिपरेशन है, जिसे हम स्टडी एंड प्रैक्टिस वाला फेज कहते हैं, उसे इम्प्लीमेंट करिए फॉर द बेस्ट रिजल्ट इन योर एग्जामिनेशन ऑन 25th ऑफ May। थैंक यू। जय हिंद।